मैडम, मैं आ गया। कोई देख तो नहीं रहा? अंदर आओ और पहले दरवाजा बंद करो। फिर तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में देख लिया तो क्या होगा। जी मैडम, जानता हूं। वो लोग मुझे जान से मार देंगे, लेकिन आपकी हालत देखी नहीं जाती। ठीक है, पर किसी को भनक भी ना लगे कि रात को बंद कमरे में हम क्या करते हैं, वरना बर्बाद हो जाएंगे हम दोनों। दोस्तों, आज की कहानी शहर की उस पत्थर दिल अरबती मालकिन नंदिनी की है, जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। लेकिन इस खूंखार मालकिन की हवेली में रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता था जिसने एक सीधे सादे गरीब रसोइये किशन की रूह कंपा दी। एक रात ठीक 3 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हवेली के सबसे बड़े और वीरान बेडरूम से एक ऐसी चीख आई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब किशन ने भागकर उस बंद कमरे का दरवाजा खोला तो बिस्तर पर था। उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सच आपको सोने नहीं देगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर रानीपुर की वादियों में एक बहुत पुरानी और आलीशान हवेली थी। इस हवेली को लोग भूतिया तो नहीं कहते थे, लेकिन इसके पास से गुजरने में भी लोगों को डर लगता था। इस डर की वजह हवेली नहीं, बल्कि उस हवेली की मालकिन नंदिनी थी। नंदिनी की उम्र 35 साल के करीब रही होगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी नजर झुकाने पर मजबूर कर देती थी। वो हमेशा महंगे रेशमी कपड़े पहनती और उसकी चाल में एक ऐसा गुरूर था जो सामने वाले को अंदर तक डरा देता। 5 साल पहले नंदिनी के पति रुद्र प्रताप का एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। रुद्र उस शहर का सबसे बड़ा और रईस आदमी था। उस एक्सीडेंट में रुद्र की कार एक गहरी खाई में गिरकर जल गई थी। पुलिस को सिर्फ कुछ हड्डियां और राख मिली थी। उस दिन के बाद से नंदिनी ने पूरे कारोबार को अपने हाथ में ले लिया। जो रिश्तेदार रुद्र की मौत के बाद हवेली और दौलत पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, नंदिनी ने उन सबको ऐसा सबक सिखाया कि वो हवेली की तरफ देखने से भी खौफ खाने लगे। उसने अपनी सारी भावनाओं को मार दिया था। किसी ने पिछले 5 सालों में नंदिनी को कभी मुस्कुराते हुए या रोते हुए नहीं देखा था। वो एक जीती जागती मशीन बन चुकी थी जो सिर्फ हुक्म देना जानती थी। इसी हवेली में कुछ दिन पहले किशन नाम का एक आदमी काम मांगने आया था। किशन एक बहुत ही सीधा और गरीब आदमी था। वो अपने छोटे से गांव से शहर आया था क्योंकि उसकी 5 साल की बेटी के दिल में छेद था और उसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। दुनिया की चालाकी और फरेब से किशन कोसों दूर था। उसे बस 2 वक्त की रोटी और अपनी बच्ची की जिंदगी से मतलब था। हवेली के पुराने मुनीम ने किशन की मजबूरी देखकर उसे रसोइये के काम पर रख लिया। लेकिन पहले ही दिन मुनीम ने किशन को एक बहुत सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि किशन, तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाना है और रसोई तक ही सीमित रहना है। रात के 8 बजे के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, जो हवेली के पीछे बगीचे में बना है। और सबसे बड़ी बात, मालकिन के सामने कभी अपनी आंखें ऊपर मत करना। जितना पूछा जाए बस उतना जवाब देना, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। किशन ने भी हाथ जोड़कर हामी भर दी। उसे अपनी नौकरी किसी भी कीमत पर बचानी थी। दिन बीतने लगे। किशन बहुत मन से अपना काम करता। वो सुबह जल्दी उठकर मालकिन के लिए नाश्ता बनाता। नंदिनी जब भी खाने की मेज पर आती, हवेली के सारे नौकर सहम जाते। वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाती और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ऑफिस चली जाती। लेकिन किशन को इस हवेली में कुछ बहुत अजीब लगता था। दिन के उजाले में जो हवेली इतनी शांत और साफ सुथरी लगती थी, रात होते ही उसमें एक मनहूस सन्नाटा छा जाता। सारे नौकर सूरज ढलते ही अपने अपने घरों को भाग जाते। हवेली में सिर्फ मालकिन रहती और बाहर अपने छोटे से कमरे में किशन। एक रात किशन को बहुत जोर की प्यास लगी। उसके कमरे के मटके का पानी खत्म हो गया था। उसने सोचा कि वो चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे से रसोई में जाएगा और पानी पीकर वापस आ जाएगा।
रात के करीब 2 बज रहे थे। किशन दबे पाव रसोई में गया। उसने जैसे ही पानी का गिलास भरा, उसे हवेली के ऊपरी हिस्से से एक बहुत ही भयानक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी लोहे की जंजीर जमीन पर खींच रहा हो। खन खन खन। किशन के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। जंजीर घिसटने की आवाज के साथ साथ किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी। कोई बहुत बुरी तरह से सिसक रहा था। किशन को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने मुनीम की बात याद की कि रात को हवेली में कुछ भी हो, उसे बाहर नहीं निकलना है। वो चुपचाप रसोई से निकला और दौड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने रजाई मुंह तक ओढ़ ली, लेकिन वो डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह जब किशन रसोई में काम कर रहा था तो उसने देखा कि नंदिनी मालकिन की आंखें बहुत लाल और सूजी हुई थी। उनके माथे पर एक छोटा सा घाव भी था जिसे उन्होंने अपने बालों से छुपाने की कोशिश की थी। किशन को बहुत अचरज हुआ, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस ये सोचता रहा कि रात को वो आवाज किसकी थी और मालकिन को ये चोट कैसे लगी। ये सिलसिला अब रोज का हो गया था। हर तीसरी या चौथी रात किशन को वो लोहे की जंजीर घिसटने की आवाज आती। कभी कभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती तो कभी किसी इंसान के अजीब तरह से गुर्राने की आवाज। किशन अंदर ही अंदर बहुत डरने लगा था, लेकिन वो अपनी बेटी के इलाज के लिए वो जगह छोड़ नहीं सकता था। उसे लगता था कि अमीर लोगों के बहुत से राज होते हैं और एक गरीब नौकर को उन राज से दूर ही रहना चाहिए। नंदिनी का बर्ताव दिन ब दिन और भी ज्यादा रूखा और कठोर होता जा रहा था। एक दिन किशन ने गलती से चाय में चीनी थोड़ी कम डाल दी। नंदिनी ने वो गर्म चाय का प्याला किशन के पैरों के पास जोर से पटक दिया। प्याला टूटकर बिखर गया और गर्म चाय किशन के पैरों पर गिर गई। नंदिनी ने चीखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं करना है तो अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे बेवकूफ और नालायक लोगों की कोई जरूरत नहीं है। किशन के पैरों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने अपने आंसू पी लिए। उसने कांपते हुए हाथों से कांच के टुकड़े समेटे और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे मालकिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये औरत सच में कोई चुड़ैल है जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन किशन ये नहीं जानता था कि जिस औरत को वो पत्थर समझ रहा है वो अंदर से कितनी बुरी तरह टूट चुकी है। वो तो बस एक मुखौटा पहने हुए थी ताकि दुनिया उसे कमजोर ना समझे। वक्त बीतता गया और सर्दियों के दिन आ गए। उस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किशन अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा था। उसे आज अपनी बच्ची की बहुत याद आ रही थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज से पूरी हवेली कांपने लगी। किशन ने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के ठीक 3 बज रहे थे। अचानक किशन के कमरे में रखा वो पुराना इंटरकॉम जोर जोर से बजने लगा। ये वही फोन था जो सीधा मालकिन के बेडरूम से जुड़ा था। किशन घबरा गया। इतनी रात को मालकिन ने उसे कभी नहीं बुलाया था। उसने डरते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने किशन के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो सख्त और गुरूर से भरी मालकिन आज किसी छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी। मालकिन की आवाज कांप रही थी और उसमें एक खौफनाक दर्द था। किशन ऊपर आओ, मुझे बचा लो किशन, वो मुझे मार डालेगा। दरवाजा खोलो किशन। इसके बाद फोन कट गया। किशन के हाथ से रिसीवर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मुनीम की चेतावनी याद कर रहा था, लेकिन मालकिन की उस रोती हुई और बेबस आवाज ने किशन के अंदर के इंसान को झकझोर दिया था। वो अपनी जगह से उठा। उसने बारिश से बचने के लिए एक पुराना कंबल ओढ़ा और हवेली की तरफ भागा। हवेली के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी।
किशन दबे पाव लेकिन तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। वो हवेली के सबसे ऊपर वाले माले पर पहुंचा जहां मालकिन का बेडरूम था। वहां का नजारा देखकर किशन की सांस गले में ही अटक गई। बेडरूम का भारी और मजबूत दरवाजा आधा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की हो। कमरे के अंदर से मालकिन की सिसकियां आ रही थी और साथ में किसी चीज के जोर जोर से जमीन पर पीटने की आवाज। किशन ने हिम्मत जुटाई और उस टूटे हुए दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। कमरे के अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि किशन की चीख निकलते निकलते रह गई। वो विशाल और आलीशान बेडरूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। कीमती चीजें जमीन पर टूटी पड़ी थी। कांच बिखरा हुआ था और उस कमरे के कोने में जमीन पर बैठी थी वो मालकिन जिससे पूरा शहर डरता था। नंदिनी के कपड़े फटे हुए थे। उसके माथे से खून बह रहा था और वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन किशन की नजर नंदिनी पर नहीं बल्कि उस इंसान पर थी जो कमरे के बीचों बीच बिस्तर पर बैठा था। वो एक आदमी था जिसका शरीर बहुत भारी और डरावना था। उसके गले में एक मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा दीवार के एक भारी हुक से जुड़ा था। उस आदमी के चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था और आंखें लाल अंगारे जैसी थी। उसके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी जिससे वो लगातार पलंग के किनारे को पीट रहा था। किशन उस आदमी को देखकर पीछे की तरफ गिरा। वो कोई और नहीं बल्कि मालकिन का पति रुद्र प्रताप था। वही रुद्र जिसकी मौत 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, जिसकी राख को नदी में बहा दिया गया था। वो आज जिंदा इस कमरे में बैठा था और किसी भूखे दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। किशन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या वो कोई भूत था? क्या हवेली पर किसी साए का कब्जा था? किशन डर के मारे वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी रुद्र की नजर दरवाजे पर पड़े किशन पर गई। रुद्र ने एक भयानक आवाज निकाली और हाथ में लोहे की रॉड लेकर किशन की तरफ झपटा, लेकिन वो गले में बंधी जंजीर की वजह से झटके से रुक गया। उसकी जंजीर पूरी तन चुकी थी। रुद्र पागलों की तरह उस जंजीर को खींचने लगा। उसके गले से खून रिसने लगा, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। नंदिनी ने रोते हुए अपना सिर उठाया और किशन को देखा। भाग जाओ किशन, वो जंजीर तोड़ देगा, वो हम दोनों को मार डालेगा, भाग जाओ। नंदिनी की आवाज में मौत का खौफ था, लेकिन किशन वहां से हिला नहीं। वो एक सीधा इंसान जरूर था, लेकिन बुजदिल नहीं था। उसने देखा कि नंदिनी का माथा खून से लथपथ था और वो दर्द से तड़प रही थी। किशन को अपनी वो 5 साल की बेटी याद आ गई जो जब दर्द में होती थी तो ऐसे ही तड़पती थी। किशन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कमरे के अंदर कदम रखा। किशन तेजी से नंदिनी के पास गया और उसे अपने हाथों का सहारा देकर उठाने लगा। मालकिन उठिए, हमें यहां से निकलना होगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो लोहे का भारी हुक जो दीवार में लगा था वो रुद्र की ताकत से उखड़ गया। जंजीर आजाद हो गई थी। अब रुद्र को रोकने वाला कोई नहीं था। रुद्र ने लोहे की रॉड हवा में उठाई और नंदिनी के सिर पर मारने के लिए दौड़ा। किशन ने बिना कुछ सोचे अपनी पीठ रुद्र की तरफ कर दी और नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया। लोहे की भारी रॉड किशन के कंधे पर इतनी जोर से लगी कि उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। दर्द इतना भयानक था कि किशन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने मालकिन को नहीं छोड़ा। रुद्र फिर से रॉड उठाने लगा। नंदिनी चीखने लगी, नहीं रुद्र नहीं, इसे छोड़ दो, ये बेकसूर है। लेकिन रुद्र के दिमाग में कुछ नहीं था। वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। किशन ने अपने गिरते हुए शरीर को संभाला। उसने देखा कि फर्श पर एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा पड़ा है जो शायद किसी फूलदान का था।
जैसे ही रुद्र ने दोबारा हमला किया, किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कांच का टुकड़ा रुद्र के पैर में घोंप दिया। रुद्र दर्द से चीख पड़ा और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो जोर से जमीन पर गिरा और उसका सिर पलंग के किनारे से टकराया। रुद्र वही बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में अब सिर्फ बाहर की बारिश और दोनों की भारी सांसों की आवाज थी। किशन का कंधा टूट चुका था और खून बह रहा था। वो जमीन पर निढाल होकर बैठ गया। नंदिनी रेंगते हुए किशन के पास आई। उसने अपनी महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और किशन के कंधे पर कसकर बांध दिया ताकि खून रुक सके। वो औरत जिसने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, आज एक मामूली नौकर के पैरों के पास बैठकर रो रही थी। तुमने मेरी जान बचाई किशन। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, नंदिनी सिसकते हुए कह रही थी। किशन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, मालकिन ये सब क्या है? मालिक तो 5 साल पहले मर चुके थे ना। फिर ये कौन है और आप इसे ऐसे जंजीरों में बांधकर क्यों रखती है? नंदिनी जमीन पर बैठ गई। उसका दिल दर्द से फटने लगा था। आज वो अपना सबसे बड़ा राज उस इंसान को बताने जा रही थी जिसे वो अपने पैरों की जूती समझती थी। नंदिनी ने दीवार की तरफ खाली नजरों से देखते हुए कहना शुरू किया, जो उस कार में जलकर मरा था वो रुद्र नहीं, बल्कि उसका ड्राइवर था किशन। उस एक्सीडेंट में रुद्र बच गया था, लेकिन उसके सिर पर इतनी गहरी चोट आई थी कि उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो कार के जलने से आधा झुलस गया था। जब मुझे अस्पताल से फोन आया और मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा और ये बहुत हिंसक हो चुका है। इसे उम्र भर पागल खाने में बांध कर रखना पड़ेगा। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने आगे बताया, मेरे पति के लालची रिश्तेदार तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं दुनिया को बता देती कि रुद्र इस हालत में है तो वो लोग उसे पागल साबित करके किसी अनाथालय में फेंक देते और सारी दौलत हड़प लेते। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था किशन। मुझे अपने पति की इज्जत और अपनी जिंदगी बचानी थी। मैंने डॉक्टर को पैसे खिलाए और एक झूठी कहानी बनाई कि रुद्र उस कार में जलकर राख हो गया है। मैंने दुनिया के सामने उसके मरने का नाटक किया और उसे चुपचाप इस हवेली के तहखाने में ले आई। मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे उसका इलाज कराऊंगी, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। वो एक जानवर बन गया। वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर देता। मुझे उसे जंजीरों में बांध कर रखना पड़ा। दिन भर मैं एक मजबूत औरत का मुखौटा पहनकर दुनिया से लड़ती और रात होते ही मैं इस कमरे में अपने ही पति के हाथों जलील होती मार खाती। पिछले 5 सालों से मैं हर रात इस नर्क में जी रही हूं किशन। मुझे अपने ही घर में डर लगता है। मैंने अपने अंदर की सारी भावनाओं को मार दिया ताकि मैं इस बेरहम दुनिया का सामना कर सकूं। लोग मुझे पत्थर दिल कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पत्थर कितनी चोट खाकर बना है। आज उसने तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया था और मुझे मारने यहां आ गया था। अगर आज तुम नहीं आते किशन तो मेरी कहानी आज यही खत्म हो जाती। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जो औरत दुनिया पर हुकूमत करती है वो अंदर से कितनी मजबूर और लाचार है। दौलत और शोहरत के पीछे एक इतना खौफनाक दर्द छुपा होगा, ये किशन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे अब नंदिनी से कोई शिकायत नहीं थी। उसे अब उस मालकिन पर दया आ रही थी जिसने अपने पति की इज्जत के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक खौफनाक रात में तब्दील कर दी थी। सुबह होने वाली थी। बाहर बारिश थम चुकी थी। नंदिनी ने अपने भरोसेमंद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रुद्र को नींद का इंजेक्शन देकर वापस तहखाने में सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने किशन के कंधे का भी इलाज किया। कुछ दिन तक किशन को आराम करने को कहा गया, लेकिन उन कुछ दिनों में हवेली का पूरा माहौल बदल गया। नंदिनी अब वो पत्थर दिल मालकिन नहीं रही थी। वो रोज सुबह किशन के कमरे में जाती और उसका हाल चाल पूछती। उसने किशन की बेटी के इलाज का सारा खर्चा अपने ऊपर ले लिया। दुनिया के लिए वो अब भी सख्त थी, लेकिन किशन के लिए वो एक हमदर्द बन चुकी थी।
एक दिन जब किशन पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपना सामान बांधा और नंदिनी के पास गया। मालकिन, मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं। मेरी बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नंदिनी ने किशन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने कहा, एहसान तुमने मुझ पर किया है किशन। तुमने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला है। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसानियत दौलत से बहुत बड़ी होती है। नंदिनी ने एक लिफाफा किशन की तरफ बढ़ाया। इसमें तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा पैसे हैं किशन। अपने गांव जाओ और अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारो। और हां, ये हवेली तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। किशन ने लिफाफा लेने से मना कर दिया। मालकिन, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे मेरी बच्ची लौटा दी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। किशन वहां से मुड़ा और हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। नंदिनी बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही। आज उसके चेहरे पर 5 सालों बाद एक असली मुस्कान आई थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में दर्द को छुपाने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि उसे किसी ऐसे इंसान के साथ बांटने से कम होता है जो आपको समझ सके। उस रात उस खौफनाक राज ने 2 अलग अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसा रिश्ता दे दिया था जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक हवेली के खौफनाक राज की नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई की कहानी थी। अक्सर जो इंसान हमें बाहर से सबसे ज्यादा सख्त और पत्थर दिल दिखाई देता है, उसके दिल के अंदर दर्द का सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। नंदिनी के पास दौलत और ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। और उस दर्द को समझा एक गरीब रसोइये किशन ने, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी एक सवाल बाकी है। उस रात के बाद रुद्र का क्या हुआ? क्या वो कभी ठीक हो पाया? और क्या गांव लौट चुका किशन फिर कभी हवेली में वापस आया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, जहां हम आगे की पूरी कहानी जानेंगे, तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।